सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी। प्रणाम गुरु। राधे राधे भगवान। सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हम लोग कक्षा में अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला अध्याय है, आप सभी लोगों को पाठ्यक्रम पता है। उस पाठ्यक्रम के अनुरूप आज हम लोग वास्तु और ज्योतिष के बाद भू परिग्रहण प्रकरण पे चलेंगे। यही है ना? पाठ्यक्रम आप लोगों को पता है? मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी गुरु जी आ रही है। ठीक है भगवान। हम लोग सीधे सीधे भू परिग्रहण प्रकरण पे चलते हैं। इस प्रकरण में सबसे पहले हम लोगों को भूमि का चयन कैसे करना है, भूमि के चयन के बारे में आज हम लोगों को अध्ययन करना है। कैसा भूमि हो जिसपे, मान लीजिए आप किसी के बुलावे पे, किसी यजमान के यहाँ आप पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आपको सर्वप्रथम देखना यह है कि क्या ये भूखंड सही है। उस भूखंड का परीक्षण आप कैसे करेंगे? इससे पहले एक छोटी सी बात आती है, आप लोगों को बता दें, उसको अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। सानो, उसको तकिया लेते आओ बेटा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करता है और वह चाहता है कि मेरा खुद का मकान हो जाए, घर हो जाए, जमीन हो जाए, लेकिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसे बहुतायत लोग आप लोगों के पास आते होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस स्थिति से गुजर रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में एक मंत्र आता है, उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आया हुआ है भूमि प्राप्ति करने के लिए। ओम नमः श्री वराहाय धरण्य उद्धरणाय स्वाहा। कैसे मंत्र सुनिए। ओम नमः श्री वराहाय धरण्य उद्धरणाय स्वाहा। ठीक है, मंत्र समझ में आया? जी गुरुदेव। यह मंत्र का 4 लाख जप करना है। इस मंत्र से 4 लाख जप करने हैं और 4 लाख जप करने के बाद घी और शहद दोनों को एक में मिला लीजिए और खीर से घी मधु को संयुक्त करके और खीर का प्रयोग करते हुए आप हवन कर दीजिए। 4 लाख का दशांश हवन करिए। भगवान विष्णु की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा होगी तो निश्चित ही आपको उचित भूखंड की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आ गई? फिर से बता देते हैं। मंत्र है ओम नमः श्री वराहाय धरण्योद्धारणाय स्वाहा। इसका 4 लाख जप करना है, घी और शहद मिलाकर के और खीर के साथ हवन करना है। 4 लाख का दशांश। 4 लाख का दशांश कितना हुआ?
40,000। बिल्कुल 40,000 आहुति इसकी पड़नी चाहिए। समय लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कर लिया, जप के लिए ये जरूरी नहीं है कि जप लगातार एक साथ 4 लाख बैठ के करना है। आप उसको खंड में करके महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कर सकते हैं। लेकिन हवन के लिए आपको उसकी उचित आहुति देनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि उसका जप कर लेने से आहुति की संख्या पूर्ण हो जाएगी, लेकिन यहाँ जप से पूर्णता नहीं है, यहाँ हवन से पूर्णता है। 4 लाख की 40,000 आहुति पड़नी चाहिए। बस इतना करिए, निश्चित ही भूखंड की प्राप्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई समस्या है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? जी गुरु जी। चलिए, सर्वप्रथम हम लोग भूखंड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एक चीज अपने दिमाग पे बिल्कुल स्पष्ट बैठा लीजिए, जिस भूमि पर, जिस जगह पर हरे भरे वृक्ष, पौधे, घास इत्यादि हों, खेती की उपज अच्छी हो रही हो, वह भूमि जीवित है। वह भूमि जीवित है। जहां पर हरे भरे वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों, घास ओस जम रही हो, या उस स्थान पर खेती करने से उपज अच्छी होती हो, वह जीवित भूमि कही जाती है। दूसरा, ऊसर, चूहे का बिल, बाबी, बाबी समझते हैं ना? जी। हाँ, इससे युक्त जगह हो, उबड़ खाबड़ जगह हो, पौधे हों लेकिन वह कांटेदार पौधे हों, तो इसे मृत भूमि की संज्ञा दी जाती है और ऐसे भूमि का त्याग कर देना उचित है। आगे भी समझिए, क्यों त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि जो ऊसर भूमि है, ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली होती है। ऊसर भूमि में मकान बना के रहेंगे तो धन का क्षय होता है, धन का नाश होता है। अगर चूहे के बिल बहुत ज्यादा है वहां पर, उस स्थान पर भी आप मकान बनवाते हैं तो भी धन का क्षय होगा, धन का ही नाश होगा। बाबी, दीमक वाली जगह पे अगर आप मकान बनवाते हैं तो संतति नष्ट करने वाली होती है, संतान का नाश करने वाली वह जगह होती है। फटी हुई, दरारें पड़ी हुई भूमि है तो वह मरण देने वाली है, मरण तुल्य कष्ट होता है। अगर भूमि के अंदर हड्डी इत्यादि पड़े हुए हैं तो वह क्लेश देने वाली होती है। बहुत ज्यादा ऊंची नीची भूमि है तो शत्रुओं को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है? गड्ढे वाली भूमि, उसमें बहुत से गड्ढे छोटे मोटे बहुत पड़े हुए हैं, यह गड्ढा जो है वह आपके जब भूमि का ही विनाश करने वाली होती है। बहुत टीले हैं उस जमीन के अंदर तो वह आपके कुल खानदान में कोई भयानक विपत्ति लेकर के आती है, अगर उस मकान को, उस जगह को आप ग्राह्य करते हैं मकान बनवाने के लिए। अगर टेढ़ी मेढ़ी जमीन है तो वह बंधुओं का नाश कराने वाली होती है। अगर उस स्थान पर खड़े होने से आपको ऐसा महसूस होता हो कि दुर्गंध निकल रही है, उसका गंध अच्छा न लग रहा हो, या उस जगह पे खड़ा होने पर शरीर में, मन में व्याकुलता आती हो, तो उस जगह का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर निवास करने से पुत्र का नाश होने वाला है। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। ये जमीन जो है, ऐसे भूखंड अच्छे नहीं होते। बात क्लियर?
एक बार इसको लिखवा दे गुरुदेव। एक बार आप इसको लिख लीजिए, एकदम लिखिए, लिखिए। पॉइंट नंबर 1, मैं बोलता जाता हूं, आप लोग ये मत कहा करिए कि लिखवा दीजिए। मैं इसीलिए आराम आराम से जो लिखने योग्य चीजें होती हैं, मैं उसको इसीलिए बहुत धीरे धीरे बोलता हूं कि आप लोग आसानी के साथ उसको लिख सकें। आप लोग एक हिंट टाइप का, आपके पास एक रफ कॉपी और पेन हमेशा होना चाहिए। जो चीजें आपको ग्राह्य लगे उसको नोट कर लीजिए, बाद में उसको फेयर पे लिखिएगा, अपने ढंग से उसका वर्गीकरण कर लीजिएगा। हम वर्गीकरण अपने ढंग से करते हैं, आप अपने ढंग से कर लीजिएगा। यह बताए आपको, गीता प्रेस की एक पुस्तक है भवन भास्कर, उस पुस्तक में चतुर्थ अध्याय में आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं इसको अभी प्रेजेंटेशन में डाल देता हूं, आप लोगों को प्रेजेंटेशन में दिख भी जाएगा और मैं आपके स्टडी मटेरियल में भी रहेगा, साथ ही साथ आप लोग इसको देख भी सकते हैं। मैं 1 मिनट, मैंने फाइल तो पहले से शेयर कर रखी है स्टडी मटेरियल में भवन भास्कर, देखता हूँ। जय गुरु जी है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। ये भवन भास्कर पुस्तक है, स्टडी मटेरियल में आपके पड़ी हुई है। इसमें अध्याय 4 में होगा, मेरे ख्याल से होगा, नहीं है, चतुर्थ अध्याय में भूमि परीक्षा पीछे गई। देखिए स्क्रीन दिख रही है साफ आप लोगों को? जी गुरुदेव। यही है, इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर सकते हैं। जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष, पौधे, घास फूस इत्यादि हो, खेती की उपज अच्छी होती हो, वह भूमि जीवित है। ऊसर, चूहे के बिल, बाबी आदि से युक्त उभड़ खाबड़ कांटेदार पौधे एवं वृक्षों वाली भूमि मृत है। मृत भूमि का त्याग कर देना चाहिए। आगे भी हम आपको बता रहे थे, ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली, ऊसर भूमि इतने को देखिए आप ध्यान से, ये इतना जो है मैटर इसमें आपको मिल जाएगा। ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली, चूहे के बिल वाली भूमि भी धन का नाश करने वाली, बाबी या दीमक वाली भूमि संतति नाश करने वाली, फटी हुई भूमि जिसपे दरारें पड़ गई हों, ऐसी भूमि भी मरण तुल्य कष्ट देने वाली, हड्डियों से युक्त भूमि क्लेश देने वाली, ऊंची नीची भूमि जिसकी सतह बहुत ज्यादा ऊंची नीची हो, ऊंची नीची का मतलब एक तरफ ऊंचा दूसरी तरफ नीचा हो, ऐसा नहीं, ऊंची नीची अर्थात कहीं पे बहुत ज्यादा ऊंचा है तो कहीं पूरा खाल है, फिर ऊंचा है फिर नीचा है, ऐसी भूमि। यह ऊंची नीची भूमि शत्रुओं को बढ़ाने वाली होती है। गड्ढों वाली भूमि जिसमें एक नहीं अनेकानेक गड्ढे हों, थोड़ा यहाँ गड्ढा हो गया फिर वहां गड्ढा हो गया, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो और वैसे प्रकृति प्रदत्त ही हो, जैसे कि बहुत पहले कहीं मिट्टी निकली है वैसे ही पड़ा हुआ है, काफी समय से वो गड्ढा, उसमें अनेकानेक गड्ढे पड़े हुए हों, ऐसी भूमि जो है वह भूमि का ही विनाश करती है। टीलों वाली भूमि जिसपे जगह जगह पे अपने आप मिट्टी के बड़े बड़े टीले बने हुए हों, वह भूमि, और टेढ़ी भूमि, यह उचित नहीं है। दुर्गंध वाली भूमि का मतलब जिस स्थान पे आप खड़े होते हैं और वहां से दुर्गंध निकलती हो, ऐसा मन में एक व्याकुलता पैदा होती हो, खड़ा होने का मन न कर रहा हो, ऐसे स्थान पर अगर आप निवास करने जा रहे हैं, निवास करते हैं, तो निश्चित ही यह स्थान आपके लिए कष्टकारी हो सकता है।
ये लिख लिए आप लोग? जी गुरुजी। ठीक भगवान। इसके बाद देखिए, इसी में अगला प्रकरण, एक आप लोग इस प्रकरण को पढ़ लीजिए। इसके बाद हम बहुत से प्रकरण आज आप लोगों को बताएंगे। भूखंड परीक्षण का, एक भूखंड परीक्षण का 2-3 परीक्षण इसमें दिए हैं, बाकी परीक्षण हम आपको बताते हैं। भूखंड के मध्य में जिसमें मकान बनाना है, जितने दूरी में, आप अपने मन में उसको परिकल्पित कर लीजिए कि इसका मध्य का भाग यही होगा। नापने की जरूरत नहीं है कि इंची टेप लगा के नाप के बीच में खड़े हो जाए। जब मध्य में खड़े होंगे तो हाथ 2 हाथ इधर उधर से कोई मतलब नहीं होता। मध्य आपको आभास हो कि आभासीय मध्य हमारा ये है। उस मध्य भाग में आप खड़े हो जाइए। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, और 1 ही हाथ गहरा गड्ढा खोद दीजिए। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद लीजिए। फिर करना क्या है, वही मिट्टी उठा करके उसी गड्ढे में भर देनी है। गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी इधर उधर मत फेंकिए, मिट्टी वहीं रखिए और उसी मिट्टी से फिर उस गड्ढे को भरिए। अगर वह भरा हुआ आपका गड्ढा, जो जिस गड्ढे में आप मिट्टी डाल रहे हैं, वह गड्ढा भरने के बाद मिट्टी बच जाए या मिट्टी काफी ऊपर तक आ जाए, ऊंचाई तक आ जाए, तो समझ लीजिए कि भूमि बहुत ही उत्तम है, यह निवास करने योग्य है। मान लो उस मिट्टी से वह गड्ढा पूरा भर जाता है, तो ये समझिए कि मध्यम है। यहाँ पर निवास करने से न तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, तो हानि भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। और अगर मिट्टी भरने के बाद मिट्टी कम पड़ जाती है, तो आप यह समझिएगा कि यह अधम भूमि है, इस पर निवास के योग्य हम मकान नहीं बनवा सकते। क्लियर है? ठीक गुरुजी। यही काम करना है। हाँ भगवान, राधे राधे। राधे राधे भगवान। जी गुरुजी, राधे राधे। आवाज आ रही है, कुछ बोल रहे थे, बताइए। जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है भगवान, चलिए। दूसरा परीक्षण आप कर सकते हैं। ये तो परीक्षण का मैंने एक प्रकार बताया। दूसरा परीक्षण, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे एक आपको प्रमाण लिखा है, 1 हाथ को हम कितना मानते हैं, 1 हाथ किस उंगली तक जाएगा। कुछ लोग बीच वाली उंगली को प्रमाण मानते हैं, लेकिन एक अरत्र का प्रमाण, अरत्र का मतलब होता है केहूनी से लेकर के अनामिका उंगली के पोर तक, यही 1 हाथ का प्रमाण होता है। और 1 हाथ में 24 अंगुल और 1 अंगुल में 8 जौ, ये वास्तु का प्रमाण है। इसको आप लोग लिख लीजिए। कहीं कहीं आप लोगों को 24 अंगुल मिलेगा, ठीक है, इसका प्रमाण आप नोट कर लीजिए। एक परिमाण, नाप का एक जो पैमाना है, वास्तु में नाप का पैमाना, 1 हाथ में 24 अंगुल, 1 हाथ बराबर 24 अंगुल, 1 अंगुल बराबर 8 जौ, जौ 1 जौ। ठीक है, गुरुजी, जो कणक वाले जो होते हैं वो। हाँ वही जौ, वही जौ। जौ का मतलब जैसे 8 जौ जब आप रखेंगे, एक के ऊपर एक रखिएगा, तो हमारा वास्तु कहता है कि ये 8 जौ के बराबर व्यक्ति का 1 अंगुल होता है। 8 जौ पर व्यक्ति का 1 अंगुल होता है। जी गुरुजी, मैं ये दिखाता क्योंकि गणित ज्योतिष में 1 अंगुल बराबर 8 यव पढ़ाया गया था। हाँ, तो वही 1 अंगुल बराबर 8 जौ
और एक हाथ में 24 अंगुल। ये हमारा मानक है, ये एक माप है, परिमाण है, इसको ध्यान रखना है। कहीं कहीं 24 हम बोलते बोलते 24 अंगुल बोल जाएंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि 24 अंगुल करना है कि एक हाथ करना है, कोई ये प्रश्न न कर दे। और हाथ का प्रमाण क्या है? यह केहूनी से लेकर के अनामिका अंगुली के पोर तक एक हाथ माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रयोग बताते हैं आपको। दिनेश उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं भगवान? धर्मेश उपाध्याय जी। गुरुदेव नहीं, राधे गुरुदेव राधे। हमारे यहाँ से नहीं है, वो कोई बात नहीं, के हो गया। ऑटोमेटिक हुआ है, वो ठीक। वो नीचे जा भी नहीं रहा अच्छा है। हो जा रहा, चलो मैंने ठीक कर ठीक दिया, ठीक। चला गया। देखिए यही करना है आपको पुनः। दूसरा प्रमाण क्या करना है? दूसरा प्रमाण आपका यही होगा, प्रमाण नहीं, दूसरा प्रयोग। पहला प्रयोग याद रखिए, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा। आप कोई मापक ले लीजिए, जैसे जिस व्यक्ति के हाथ से मकान आपको वहां बनाना है, उस व्यक्ति के केहूनी से अनामिका के पोर तक का एक कोई भी नाप, कोई दंड ले लीजिए, डंडा ले लीजिए और उस पे उसके नाप को बना लीजिए, एक मानक परिमाण बना लीजिए। उसी से एक बार उधर से एक बार लंबाई चौड़ाई बराबर करके और उतना ही गहरा गड्ढा खुदवा लीजिए। उस मिट्टी को एकत्रित करके मिट्टी को उसी गड्ढे में भर दीजिए। अगर मिट्टी गड्ढा भरने के बाद बच जाती है तो ये समझ लीजिए कि भूमि उत्तम है। अगर मिट्टी से गड्ढा बराबर भर जाता है तो समझ लीजिए मध्यम है। यहाँ लाभ न तो बहुत ज्यादा उसको हानि होगी, न तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर मिट्टी भरने में मिट्टी कम हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में यह समझिए यह मकान अशुभ है। भरने का मतलब उसको खूब कूट कूट के दबा दबा के नहीं भरना है, बस मिट्टी गड्ढा खोद करके उस मिट्टी को खींच के उसी गड्ढे में डाल देना है, उसको दबाना नहीं है। गड्ढा खोदे, गड्ढा खोद के मिट्टी को गड्ढे में डाल दिया, केवल सीधा सीधा भरते चले गए, दबाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि खूब दबा दबा करके भरेंगे, तो दबा के भरने में तो साधारणतया ऐसी स्थिति आ जाएगी, कम हो जाए। केवल गड्ढा खोद करके मिट्टी बाहर रखिए, उसी मिट्टी को खींच करके उस गड्ढे में डाल दीजिए सीधा। अगर मिट्टी बच जाती है गड्ढा भरने के बाद तो समझिएगा कि उत्तम है। अगर बराबर गड्ढा भर जाता है तो मध्यम है, और मिट्टी कम पड़ जाती है, गड्ढा पूरा नहीं भर पाता तो अधम है, त्याग देना चाहिए। उत्तम और मध्यम ग्राह्य है, अधम का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। प्रयोग नंबर 1। दूसरा प्रयोग, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा खोद लीजिए, उसको बराबर पानी से भर दीजिए। गड्ढे को पानी से बिल्कुल भर दीजिए। अब भरने के बाद वहां से 100 कदम चल करके जाइए, किसी भी दिशा में जाइए, 100 कदम जाइए। 100 कदम जाकर के फिर आप वापस लौट के आइए। ऐसी परिस्थिति में जब आप लौट, इस परिस्थिति में आप देखिएगा, देखिए यहां लिखा है गड्ढे में पानी उतना का उतना ही रह जाए तो वह भूमि निवास के योग्य है। पानी आधा रह जाए या कुछ कम हो जाए तो भी ग्राह्य है, मध्यम है। और पानी पूरा सूख जाए, पानी पूरा खत्म हो जाए, कीचड़ दिखाई पड़ने लगे उसमें, तो वह अधम है। समझ में आ गई बात? दोनों प्रयोग समझ में आ गए? जी गुरु जी। चलिए तीसरा प्रयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, 100 कदम चलने का मतलब मान लो जहां पे है वहां से 100 कदम जाने का जगह न हो,
तो आप बताइए, एक अमूमन एक अंदाज बताइए कि 100 कदम आप कितनी देर में जा सकते हैं? अमूमन इतने लोग हैं, कोई बताइए। 10 सेकंड में हाँ? गुरुदेव, 100 सेकंड, 15 सेकंड। 100 सेकंड गुरुदेव। अरे भाई, बहुत बहुत तेज स्पीड में दौड़ के नहीं चलना है। एक आप सामान्य चाल से 100 कदम, एक कदम बढ़ाने में लगभग लगभग आपको 1 मिनट, मान लीजिए 1 सेकंड का, 2 सेकंड का समय लेते हैं। एक कदम आराम आराम से चलते हैं तो 1 से 2 सेकंड। वैसे अमूमन साधारण व्यक्ति की चाल 1 कदम की 1 सेकंड की होती है। एक बार उठा के पैर दूसरी जगह रख ली, एक चाल हो गई। अमूमन साधारण नॉर्मल चाल जो करते हैं वह एक पग 1 सेकंड का माना जाता है अमूमन। तो 1 सेकंड का मतलब 100 कदम जाना, 100 कदम आना, 200 कदम। 200 कदम का लगभग मतलब क्या 3 मिनट, हुआ? 3 मिनट से लगभग ऊपर। 3.5 मिनट, 3.5 मिनट जी। नियर अबाउट 3.5 मिनट का समय आपका लगेगा। तो आप अगर 100 कदम चल नहीं सकते हैं तो जल भरने के बाद 3.5 मिनट तक आप वेट करिए। 3.5 मिनट तक वेट करने के बाद 3 मिनट 30 सेकेंड तक वेट करिए, और उतना इंतजार करने के बाद फिर उसको आप परीक्षण करिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। क्लियर है? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। अच्छा, तीसरा उपाय आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो गड्ढा खोदते हैं, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा, इस गड्ढे में आप शाम के समय जल भर दीजिए। जल भर के आप घर चले जाइए। अगर आपके पास, जैसे आप मौके पे पहुंच नहीं पाए तो आजकल तो वीडियो कॉल की सुविधा है, जजमान से बोलिए 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दे। खोदने के बाद शाम को उसमें जल भरवा दीजिए। गड्ढा खोदने के बाद आप उस गड्ढे में जल भरवा दीजिए। जल भरवाने के बाद अगले दिन प्रातः काल उसका निरीक्षण करने के लिए बताइए कि आप देखिए उसमें जल की क्या स्थिति है। जब आप उसको देखेंगे तो अगर उस गड्ढे में अभी भी जल है, शाम को आपने भरा है और सुबह तक उस गड्ढे में जल है, तो आप समझिए कि यह निवास करने के लिए उत्तम स्थान है। अगर जल बिल्कुल सूख गया लेकिन अभी भी गीला कीचड़ है, कीचड़ जैसा है, तो कीचड़ का मतलब हुआ कि उसमें अभी भी जल के अंश विद्यमान है, तो आप समझिएगा यह मध्यम है। और उसमें दरारें पड़ जाएं, कीचड़ भी सूख जाए और उसमें दरारें फट जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में उस भूमि का त्याग कर देना चाहिए। क्लियर है? गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुदेव, बोलिए भगवान, कोई कुछ? हाँ भगवान। गुरुदेव बोल रहे थे ये जो गड्ढा भरना और पानी, ये जो प्रक्रिया जांच का है गुरुदेव, तो इसमें अगर हम बरसात के मौसम में करेंगे या ठंड के मौसम में तो वो तो ठीक है, लेकिन गर्म के मौसम में तो गुरुदेव सब पानी सूख जाएगा ऐसे ही। तो ये परीक्षण कब करेंगे? इसका कोई समय निर्धारित है क्या? मैं बता रहा हूँ। ठीक है, म्यूट करिए, म्यूट करिए। आप लोग अपना प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम प्रथम बता दिया करिए, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि आप कौन हैं। थोड़ा सा हमारा भी मेमोरी चलता रहेगा, क्योंकि अगली बार की तरह नहीं है, संख्या बहुत ज्यादा है तो मैं एक एक को देख नहीं पाता हूँ। ठीक, आपकी बात सही है। बरसात में, ठंड में और बाकी के मौसमों में, जैसे गर्मी के मौसम में अमूमन वह स्थान बहुत जल्दी सूख जाएगा, या जैसे हम चलते हैं इधर राजस्थान वगैरह की तरफ, तो वहां पे क्या है कि बालू युक्त भूमि ज्यादा है, तो वहां पर यह और जल्दी अवशोषित कर लेगा, तो सब भूमि ही निवास के अयोग्य हो जाएगी। तो ऐसी बहुतायत परिस्थितियां हैं
तो इसलिए अभी आगे के जब परीक्षणों को आप सुनेंगे तो आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। सामान्यतया ये हर स्थान के लिए, हर मौसम के लिए उपयुक्त है। परीक्षण कैसे करना है, किस मौसम में करना है, ये आप अपने अनुसार समझिएगा। जैसे मान लीजिए भूमि बहुत जल्दी जल अवशोषित कर ले रही है, तो मैंने 3.5 मिनट आपको रुकने की बात कही है। यह परीक्षण कितना भी गर्मी का मौसम होगा, 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ बड़ा गड्ढा जब आप जल से भरेंगे तो भयंकर गर्मी में भी वह तुरंत पूरा जल खत्म नहीं हो जाएगा। उसमें जल की मात्रा कुछ ही हद तक, अगर जमीन सही है तो जल की मात्रा कुछ ही हद तक कम होगी। ऐसा नहीं होगा कि सब तुरंत वाष्पीकृत होकर के सब जल खत्म हो जाएगा। अगर भूमि अयोग्य होगी, अब ये जल अवशोषित क्यों हो जाता है, देखिए इसका वैज्ञानिक रीजन भी, जैसे मैंने मिट्टी का, जल की बात को छोड़ दीजिए, अब ये आपके अपने बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है कि मौसम कैसा है और जमीन कैसी है। जब आप उस जमीन पे जाते हैं तो ये आपको निरीक्षण करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रयोग कराया जा सकता है। जहां आपको ये समझ में आता है कि ये जलीय परीक्षण उचित नहीं है, वहां पे आप मिट्टी का परीक्षण करिए, मिट्टी को खुदवाइए और मिट्टी को भरवा दीजिए। ये परीक्षण आपको त्वरित मिल जाएगा। इसीलिए एक से अधिक परीक्षण हम आपको बताते हैं कि जब आप वास्तुशास्त्री बन करके जाते हैं, वास्तुविद बन करके जाते हैं, तो ये आपके अपने विवेक पे निर्भर करता है कि प्रकृति हमारे अनुकूल है अन्यथा प्रतिकूल है। यहाँ पर कौन सा परीक्षण हमारे लिए उपयुक्त होगा, कैसे परीक्षण करें कि वह अस्थाई हमें फल प्रदान कर सके, ये आपके अपने विवेक पे निर्भर करता है। हर भूखंड का हम आपको प्रकार बता सकते हैं, लेकिन जब आप खुद जाएंगे तो वह आपके अपने बुद्धि और आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा, न कि हमारे। पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्ते गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में हर विद्या रखी हुई है, हर प्रकार से आपको परीक्षण, हर प्रकार से आपको निरीक्षण बताया गया, लेकिन वह अगर आपके दिमाग पे नहीं है और उसका उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित रूप से आपने प्रयोग नहीं किया तो वह निरर्थक है। इसलिए प्रयोग आपको करना है। ठीक है मान्यवर? ठीक है भगवान। आपका शुभ नाम? आपका शुभ राहुल नाम? मिश्रा गुरुदेव। राहुल मिश्रा गुरुदेव। राहुल। ठीक है। आप सभी लोग प्रश्न करने से पहले ये जरूर बता दिया करिए। जैसे राहुल जी ही थे तो आपको बोलना चाहिए मैं राहुल मिश्रा हूँ, ये जानना चाहता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके नाम मेरे माइंड में घूमने लगेंगे। फिर कभी बात आएगी तो मुझे ये रहेगा कि नहीं, अमुक व्यक्ति कक्षा किया करता था। कक्षा से संबंधित एक चीज आपको बता देता हूँ, संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। 10 लोग अप्रूवल की लाइन में हैं जो लगातार कक्षा से अनुपस्थित हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्द ही कक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा, जो लोग कक्षा नहीं कर रहे हैं। कक्षा अनरेगुलर करने वालों की हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, न तो हम आपके किसी, अच्छा कुछ लोगों की ये चीज है, आप लोग देख लिया करिए, कक्षा शेड्यूल्ड है तो कक्षा चलेगी। मेरी किसी पर्सनल विशिष्ट परिस्थिति के कारण ही कक्षा स्थगित होती है। जो लोग पीछे की कक्षा में रहे हैं वो जानते हैं। बार बार 2-3 चीज प्रश्न, आज वास्तु ग्रुप में भी कई तो प्रश्न आया था, आज कक्षा होगी नहीं होगी। अगर नहीं होने की कोई सूचना होगी तो वो आपको समय से पूर्व बता दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा, बहुत विशिष्ट परिस्थिति में ही मेरी कक्षा स्थगित होती है, अन्यथा मेरी कक्षा स्थगित नहीं होती। कक्षा चलती ही चलती है। मैं किसी भी परिस्थिति में, मैं रास्ते में चलते चलते भी रुक के कक्षा ले लेता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप इन प्रकार के बेफिजूल प्रश्न मत किया करिए। और प्रिंस मिश्रा जी के लिए एक अंतिम सजेशन हमारी तरफ से, पवन और नीरज कौशिक बाद में कहेंगे, आप अनावश्यक रूप से ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे
अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आप साधारणतया कक्षा ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से बेफिजूल प्रश्न अगर ग्रुप में आपके आते हैं, कक्षा होगी नहीं होगी, आप इसमें आपका जो टीचमेंट ऐप है इसमें नोटिस बोर्ड का एक ऑप्शन है, नोटिस बोर्ड देख लीजिए। इस नोटिस बोर्ड में आपको अगर छुट्टी बताई गई है तो शेड्यूल्ड नहीं है कक्षा, और अगर नहीं होगी तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा कि कक्षा नहीं होगी। आइंदा इस प्रकार की चीजें न हो, और प्रिंस मिश्रा जी के लिए मेरी तरफ से विशेष रूप से आप सावधानी बरतिए, क्योंकि आपका व्यवहार कक्षा के अनुरूप उचित नहीं है। अब इसके बाद दोबारा मैं नहीं समझाऊंगा। फिर हमारे जो निरीक्षक महोदय लोग हैं, नीरज कौशिक जी हो, पवन मिश्रा जी हो, राम कल्याण शर्मा जी हो, ये लोग आपके साथ कोई भी उचित कार्यवाही कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार से फिर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मैंने इन लोगों को मना किया है, बिना मेरी इजाजत के अभी कक्षा से किसी को रिमूव नहीं करना है, अन्यथा आप लोगों के इस व्यवहार को अब तक अगली कक्षा में यह होता आ रहा था, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। बिल्कुल आप लोग विवेक पूर्वक अध्ययन करिए। आपके कार्य से मैं अपना समय निकालता हूं आपको बताने के लिए, मैं बाध्य नहीं हूं आपके को सिखाने के लिए, मैं समय निकालता हूं। मेरे पास भी अपने पर्सनल काम है, मैं दिन भर कितना भी थक के आता हूं उसके बावजूद मैं आपके लिए समय निकालता हूं। अब आप दिन भर मैसेज करके चैट करके मुझसे चाहेंगे कि मैं दिन भर आपसे चैटिंग करूं, मैं आपसे बात करता रहूं, तो इतना मेरे पास मैं दिन में इतना समय नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, इतना समय मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी 8:30 से 10 की कक्षा शेड्यूल्ड है, उसके लिए मेरा कुछ भी काम छूट जाएगा मैं वो दूंगा। इस समय के लिए भी मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूं। मेरा खान पान का समय, सायं भोजन का समय 10 बजे के बाद का हो गया, जबकि अमूमन आज 8:30-9 बजे तक हो जाता था। 10 बजे के बाद मैं भोजन लेता हूँ, 11 बजे रात सोता हूँ। तो आपके लिए मैं अपना दिनचर्या बदल सकता हूं, तो आप भी बदलिए, और बेफिजूल के प्रश्न, बेफिजूल की बातें ग्रुप में न आवे। विशेषतया प्रिंस मिश्रा जी आपके लिए। प्रिंस मिश्रा जी हैं कक्षा में? आप आपको बार बार बुलाया जाता है, आप आवाज भी नहीं देते। जितनी भी मर्यादा अमर्यादित कार्य है वो आप जरूर करते हैं। प्रिंस मिश्रा जी हैं कक्षा में? प्रिंस मिश्रा, नीरज देख लीजिएगा अगर प्रिंस मिश्रा कक्षा में है। अगर प्रिंस मिश्रा कक्षा में है तो आप बेहिचक इनको देख लीजिएगा। अगर ये जवाब नहीं देते हैं तो आप इनके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। आगे मनीष शर्मा, गोविंद मिश्रा। जी जी गुरुजी, मनीष बोल रहा हूँ मैं। हाँ। गुरुजी, ये जो दूसरा प्रयोग 2 है, ये प्रयोग 3 में ही समाया हुआ है? समझे नहीं बाबू। जैसे गुरुजी प्रयोग 2 में भी आपने बोला कि पानी से भरना है और 200 सेकंड के बाद उसको देखना है, और अगर गीला है, भरा हुआ है, आधा है या नहीं है। और प्रयोग 3 में पूरी रात वेट करने के बाद भी हमने वही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या करना है आप देखिए, प्रयोग 2 में क्या है, 1 हाथ लंबा 1 हाथ गहरा गड्ढा, कैसी भी मिट्टी होगी वह तुरंत अवशोषित नहीं हो जाएगी, वह मिट्टी तुरंत पानी को अवशोषित नहीं कर लेगी। 1 हाथ लंबा 1 हाथ गहरा गड्ढा का कोई मतलब होता है। तो उसमें क्या है कि 200 सेकंड बाद आप देखेंगे तो उसमें 2 स्थिति होगी, या तो जल स्थिर रहेगा, या तो जल थोड़ा कम हो जाएगा, या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर जल बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत अधिक आधा या उससे कम चला गया जल, तो समझिए कि जमीन त्याज्य है। और अगर आधा से ऊपर है तो समझिए मध्यम है, और जल बिल्कुल स्थिर अस्थाई बना हुआ है तो समझिए कि भूमि उत्तम है। रात्रि वाले प्रकरण में क्या होगा? रात्रि वाले प्रकरण में यह है कि रात्रि को जल भर दिया, सुबह आपने देखा
तो उसमें जल हल्का फुल्का भी जल दिखाई पड़ रहा है, जल दिखाई पड़ रहा है, तो वो उत्तम जमीन है। अगर जल दिखाई नहीं पड़ रहा है, कीचड़ कीचड़ है पूरा गड्ढे में, तो समझिए मध्यम है। और कीचड़ भी सूख के रात में उसमें दरारें पड़ गई, तो ये समझ लीजिए कि अधम जमीन है। अब इसका एक वैज्ञानिक रीजन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जमीन पूरा जल कब अवशोषित कर लेगी? या तो वो ऊसर होगी, या तो वहां पे बाबी गड्ढे होंगे, या उसके अंदर ऊपर से तो सम दिखाई पड़ रहा है लेकिन अंदर दरारें होंगी बहुत ज्यादा, तभी तो जल अवशोषित होगा। अपने दिमाग का प्रयोग करिए बिल्कुल जी तो ऐसी गुरुजी। परिस्थिति में, हाँ ऐसी परिस्थिति में जल त्वरित अवशोषित हो जाएगा। अर्थात या तो भाई ऊसर भूमि होगी, पानी नहीं रुकेगा, तुरंत पानी चला खत्म हो जाएगा, होगा ना? जी जी। हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके पानी को अगर जगह मिल रही है, इसमें इसके पानी उसमें नहीं है, कोई रास्ता है, खाली है, खोखली है जमीन। जी गुरुजी समझ गया। हाँ, धन्यवाद। यही समझने की चीज है। ठीक बाबू, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, आगे। अब देखिए उसमें एक चीज और है, त्वरित निर्णय। आपने गड्ढे में जल भरा, आपने गड्ढे में जल भरा, और जल भरते ही वह गड्ढे का जल आपको देखना है कि वह दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है। दक्षिण उसकी जो घूमने की दिशा है, आप सामान्य रूप से मध्य में जल डाल रहे हैं, वह जल दक्षिण रूप से दक्षिण की तरफ घूम रहा है कि बाईं तरफ से जल घूम रहा है, या बीच में से जल चारों तरफ को फैल रहा है। ऐसी स्थिति में आप त्वरित निर्णय कर सकते हैं। जल बीच में आप गिराते गए, जब जल भरने के कगार पे हुआ तो क्या हुआ कि आपने देखा कि जल बीच से चारों तरफ को तो फैलता चला गया। जल डालना आपने बंद किया तो आप ध्यान से देखेंगे तो वह किसी न किसी दिशा की तरफ जल घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, आवर्त में होगा। अगर वह दक्षिणावर्त में है, दक्षिण से बाएं भाग में घूम रहा है, ठीक है, दक्षिण से पश्चिम से उत्तर से होते हुए ऐसे घूम रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब, तो ये जो है वह दक्षिणावर्त घूम रहा है। और जब दक्षिणावर्त घूम रहा है तो यह शुभत्व को प्रदान करने वाला होगा। और यही जल वामावर्त घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है जल, बाई तरफ से दक्षिण पूरब उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, इस अनुसार वह घूम रहा है, तो आप कह सकते हैं यह उचित नहीं है। यह त्वरित निर्णय करने के लिए है, लेकिन यह बहुत ज्यादा प्रायोगिक और प्रासंगिक नहीं है। यह उस परिस्थिति के लिए है जब आप त्वरित खड़े हुए जल डाला, देखा और तुरंत आपको कथन करना है, तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यह बहुत प्रासंगिक नहीं होता, बहुत प्रामाणिक नहीं है, कुछ स्थानों पर मिलता है, इसलिए इस प्रयोग को बहुत ज्यादा दिमाग पे नहीं रखना है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है भगवान? जी गुरु। ठीक है भगवान, आगे बढ़े हम लोग। जी गुरु, अग्रे सराहना। अगला प्रयोग लिखिए आप, प्रयोग नंबर 4 हो गया। 4 प्रयोग हो गए ना? 4 प्रयोग हो गए। विचार हो गए। हाँ, हम लोग 5वां प्रयोग देखिए। 5वां प्रयोग आपका इस पे बिल्कुल 5 नंबर पे दिखाई पड़ रहा है। कोई भूखंड आपने ले लिया, त्वरित नहीं, उस भूखंड पे आप क्या करिए, वह बेही साठी मूंग गेहूं सरसों तिल जौ सप्तधान्य, इसको आप उसमें बो दें। खेत को उसको जुतवा करके उसमें इन चीजों को बो दें। यह स्व परीक्षण के लिए।
आप उसमें बोने के बाद ध्यान दीजिएगा, यह जमीन जो है, इस जमीन में उपज की शक्ति क्या है। अगर 3 दिनों में अंकुरण हो गया, 3 दिनों में अंकुरण हो गया, तो आप समझिएगा कि जमीन उत्तम है। 3 दिन में अंकुरण नहीं हुआ, 5 दिन में अंकुरण हुआ, तो ये समझिए कि यह जमीन मध्यम है। और 5 दिन से भी ज्यादा समय पे 7 दिन के बाद अंकुरण उसमें होता है बीजों का, तो या नहीं होता है अंकुरण, तो समझिएगा कि यह जमीन त्याज्य है। क्लियर? जी गुरुजी। प्रयोग नंबर 6, वही काम करना है। 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदिए। उस मिट्टी को उठा करके घर लेकर के आइए, मिट्टी को घर लेके आइए। उस मिट्टी को किसी स्थान पे रख करके, धूप पे, जहां पे धूप रोशनी ये सब ठीक ठाक से मिल रहा हो, उस स्थान पे उसको रख दीजिए। जैसे हम लोग नवरात्रि में जौ बोते हैं, जवारी बोते हैं नवरात्रि में ना, कलश के नीचे, उसी प्रकार से आप खेत को जुतवा करके पूरा खेत नहीं बो सकते हैं, तो आप उस मिट्टी में ही घर के अंदर एक स्थान पर उसमें इन चीजों को बो दीजिए और घर पे ही आप उसका अंकुरण देख लीजिए। अगर 3 दिन में अंकुरण हो जाता है तो जमीन उत्तम है, 5 दिन में मध्यम है, और 7 दिन या अंकुरण होता ही नहीं है तो वह त्याज्य है। बात समझ गए? जी गुरुदेव। अगला प्रयोग, प्रयोग नंबर 7, 1 हाथ गहरा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ लंबा गड्ढा खोदिए। उसको बढ़िया से चारों तरफ से लीप पोत दीजिए, बढ़िया, उसमें हवा इत्यादि का प्रवेश न हो। एक मिट्टी का दीपक लीजिए और मिट्टी के दीपक में पूरा घी भर दीजिए, 4 बत्ती उसमें डालिए और चारों दिशाओं की तरफ चारों बत्तियां क्रमशः करके उसके अंदर डाल दिया जाए। रख के चारों बत्तियों को जला दो। जलाने के बाद आप अगले दिन प्रातः काल इस हिसाब से उसमें भरिए, आहार भरिए, घी भरिए कि वह कुछ समय तक चले, सुबह तक चल जाए। या आप उतना ही आहार है, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप जाके उसको देख लो। जिस तरफ की बत्ती में रोशनी अधिक निकल रही हो, अभी चारों बत्तियां जल रही हैं तो चारों वर्णों के लिए वह समान रूप से रहने के योग्य है। अगर 3 बत्ती बुझ गई, जो जिस दिशा की बत्ती अधिक देर तक जल रही है, उस वर्ण के व्यक्ति के लिए यह जमीन उत्तम होगी। पूर्व का है तो ब्राह्मण के लिए, अगर ज्यादा जले तो शुभ मानना चाहिए। उत्तर की तरफ है तो वैश्य के लिए, अच्छा यहाँ उत्तर क्षत्रिय के लिए है, दिए है इसमें, बिल्कुल उत्तर ऐसे चलना है। पूर्व ब्राह्मण के लिए, उत्तर क्षत्रिय के लिए, पश्चिम वैश्य के लिए और दक्षिण शूद्र के लिए। अगर जिस प्रकार से वह बत्ती जलती रहे, जो बत्ती अधिक देर तक, अगर चारों बत्ती समान समय तक जल रही हैं तो आप समझिए चारों वर्णों के लिए जमीन सुखद है। या 3 बत्तियां बुझने लगी, एक जल रही है, वह अधिक देर तक जल रही है तो उस वर्ण के लिए ज्यादा अच्छी है। या आप जलाने के बाद गौर से देखेंगे तो जिस दिशा की बत्ती ज्यादा चमकीली और ज्यादा प्रकाशवान है, वह उस वर्ण के लिए वह भूमि अच्छी होगी। यह भी प्रासंगिक विषय वस्तु है, यह भी प्रासंगिक है, इसका भी कोई, अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हवा चला चारों साथ में बुझ गया तो तो इन सब चीजों का यह प्रासंगिक है। आप विवेकपूर्ण ढंग से इसका परीक्षण कर सकते हैं। और लेकिन कभी भी किसी स्थान का परीक्षण करने से पहले कम से कम 3 परीक्षण करने चाहिए। और 3 परीक्षण में जो 2 परीक्षण
आपको समान मिले वही ग्राह्य करना चाहिए। अगर तीनों परीक्षण समान है तो निश्चित ग्राह्य कर लें। तीनों परीक्षण अगर अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं, 3 प्रकार से आपने परीक्षण किया और तीनों ने 3 प्रमाण दिया, तब उसके बाद आप मिट्टी के गंध और मिट्टी के रंग की बात करके फिर वह जिसके अनुकूल होगा उसके अनुसार आप फल कथन कर देंगे। रंग और गंध का हम आगे करेंगे। अगर तीनों परीक्षण अलग अलग फल प्रदान कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसका गंध और उसका रंग इसको देख करके आप फल कथन करेंगे। इसमें जो उसके अनुरूप आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें समानता मिल जाएगी तीनों परीक्षण में, उसी के अनुसार आप फल कथन कर देंगे। बात क्लियर हमारी? जी गुरुदेव। ठीक है भगवान, इतनी चीजें क्लियर समझ में आ गई बिल्कुल? कुछ इसमें दिक्कत है, कोई डाउट है? आगे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। बोलिए संदीप जी। गुरुजी जो भी आपने गुरुजी ये फल कथन बताया गुरुजी की तीनों गुरुजी अगर अलग अलग आए, उत्तम मध्यम और अधम, तो गुरुजी इसका गुरुजी थोड़ा सा आवाज कट गया था, तो गुरुजी ये दोबारा दोहरा देते गुरुजी। बात ही नहीं समझे हम आपकी, तो हम दोहराएं क्या? पवन बात समझे हो तो संदीप को समझाओ। तो अंतिम में आपने बताया ना कि यदि हम गुरुजी आपने अंत संदीप गुरुजी नीरज जैसे आपने बता अंत रहे हैं, आप सुनो। संदीप नीरज बता रहे हैं, सुनो। वो ये कह रहे हैं गुरुजी, जैसे आपने कहा ना कि कम से कम 3 परीक्षण अवश्य करें, तो यदि तीनों परीक्षणों का जो आपने बताया, यदि तीनों परीक्षणों का उत्तर अलग अलग आता है या एक समान आता है, तो वो उस विषय में पूछ रहे हैं। तो उस विषय में भगवान मैंने कहा कि कल अभी मैं आपको और बताऊंगा, रूप रंग गंध के बारे में जब बता दूंगा तो आप रूप रंग और गंध के अनुसार आप उसको ग्रहण कर लेंगे, क्या उत्तम है और क्या मध्यम है, क्या त्याज्य है, क्या सुंदर है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कल ग्रहण कर लेंगे। वह आपके अपने बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है कि आप कितना सुंदर अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी, मैं नीरज शर्मा चंडीगढ़ से। जी नीरज जी बताइए। गुरुदेव, जो आप अभी जो बता रहे थे ना कि 7 नंबर है, वो 6 नंबर था गुरुदेव। 6 नंबर लिख लीजिए। अच्छा, मैंने कहा 7 नंबर कोई बात नहीं। 7 नंबर का मतलब उसके बीच में एक मैंने और प्रयोग बता दिया था कि उस मिट्टी को ला करके घर पे रखिए, घर पे उस पे जवारी छीड़ दीजिए और उसका अंकुरण देख लीजिए। तो मैंने उसको 1 नंबर बना दिया कि 1 नंबर ये भी है। अगर आपने उसको नहीं लिखा है तो 1 नंबर कम कर लीजिए। वो तो सीरियल नंबर आपको बताने हैं, आपको बनाने हैं। अभी तो आपको बहुत से प्रयोग बताएंगे। अभी तो ये कुछ ही प्रयोग है, अभी इसके बाद और भी प्रयोग आपको बताएंगे। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रयोग बाकी हैं। चलिए, जिसको प्रश्न करना है वो रेज हैंड करता जाएगा। प्रश्न करने वाले रेज हैंड करेंगे। मनोरंजन मिश्रा जी, बोलिए भगवान। मनोरंजन मिश्रा जी, मनोरंजन मिश्रा जी, नवीन कुमार मिश्रा जी। जी गुरुदेव, मैं नवीन कुमार मिश्रा गुरुदेव। हाँ, जी भगवान बोले। मेरा 2 प्रश्न है गुरुदेव। बोलिए भगवान। पहला प्रश्न तो आपने बताया कि भूमि का चयन मतलब किसको प्राप्त होता है। वो एक मंत्र आपने बतलाया था, श्री ओम नमः श्री वाराहय धरणी धराय स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप कब शुरू करें और आहुति कब हाँ करें? ठीक भगवान, ठीक।
पहले तो मंत्र को आप बिल्कुल शुद्ध करिए। मंत्र जो है वह मैंने जो बताया, पुस्तक है भवन भास्कर, उसमें अध्याय नंबर 3 में मंत्र है। मंत्र को सही करिए, अशुद्ध मंत्र का जप न हो। ओम नमः श्री वराहाय धैर्योद्धारणाय स्वाहा। इसको फिलहाल कार्तिक महीने में या किसी भी महीने की एकादशी से शुरू करिए। और यह मंत्र जब तक संख्या 4 लाख पूर्ण नहीं होता, जब संख्या, तब तक ये आपके, और जब जितना भी करिए यह प्रतिदिन के लिए समान संकल्पित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 2 माला कर लिया, कल 1 किया, परसों 1 भी नहीं किया, ऐसा नहीं होता। मैं प्रतिदिन 21 माला, 25 माला, 50 माला, 100 माला करूंगा, इसका संकल्प करिए। जितने दिनों में वह पूर्ण होता है, पूर्णता के बाद आप एक दिन पूरा समय दीजिए और अपने परिवार के अन्य लोगों को बैठा लीजिए, एक ब्राह्मण बुलाइए और पंडित जी के द्वारा 40,000 आहुति पड़नी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि 40,000 अकेले आपको डालना है। जितना जल्दी खाली होना चाहते हैं उतने लोगों को बैठा लीजिए और उतनी आहुति संख्या, काउंटिंग उतनी होनी चाहिए। एक मंत्र एक बार बोला और मान करके चलो कि आपके पास 10 लोग हैं, तो 10 लोगों ने एक बार मंत्र बोलने से आहुति दी, तो 10 आहुति हो गई, वो 10 की गणना हो जाएगी। तो 40,000 में भी एक कर दीजिए, तो 4,000 बार मंत्र पढ़ेंगे, 40,000 आहुति हो जाएगी। ये आपके अपने विवेक पे निर्भर, आपके अपने उस पे निर्भर करता है। ठीक है भगवान। अभी दूसरा प्रश्न आपका बाकी रह गया था, बोलिए। जी गुरुदेव, आपने बताया भूमि परीक्षण के बारे में, तो इसमें भी एक प्रश्न है गुरुदेव। कभी कभी हम जाते हैं तो भूमि पे किसी का मकान बना होता है, तब हमें परीक्षण यदि करना हो, या भूमि पे मकान पे जो मतलब जो ऊंचा मकान बनाते हैं उस पे मिट्टी भर के बनाते हैं, तो ऐसे मकानों का परीक्षण कैसे करेंगे गुरुदेव? ऐसे भूमि का कैसे परीक्षण करेंगे? जब वहां पे मकान बन गया है तो फिर आप अब उस भूमि का परीक्षण करने के लिए यथावत, जैसे उन्होंने मिट्टी भरी है तो उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है। अब मकान ऑलरेडी बन चुका है तो बने हुए मकान का वास्तु परीक्षण दूसरे ढंग से होगा। अब उसके वास्तु परीक्षण की विधि अलग बताएंगे आपको। अभी आपको समतल भूमि की परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, जहां पे मकान बनाना चाहते हैं। बने हुए मकान का वास्तु चेक करने का वह दूसरा परीक्षण विधि होगी, उसको आगे बताएंगे। इन विधियों को भी आप वहां प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे की जमीन खराब है, नीचे की स्थिति गड़बड़ है, तो वह ऊपर भी परिलक्षित होगा। इसमें जल भरने से जल अंदर क्यों चला जाता है? क्योंकि ऊपर तो सामान्य सम दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर वह जमीन कटी फटी है, इसीलिए जल अवशोषित हो जाता है। तो ये सब चीजें आएंगी, लेकिन वास्तु का परीक्षण वास्तु के समय में, अभी हम लोगों का जो परीक्षण चल रहा है यह अभी समतल भूमि का परीक्षण चल रहा है। ठीक है नवीन जी? जी गुरुदेव। ठीक है। अंजना चौधरी। अंजना चौधरी। अंजना, सुन पा रही हैं आप हमें? जवाब दीजिए भाई। नहीं भी प्रश्न करना है आपका, है रेज हैंड है तो आप जवाब तो दे सकती हैं। अंजना चौधरी। ये लोग रेज हैंड करके गायब हो जाते हैं। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? अंजना चौधरी। नहीं, बोलिए संदीप जी, आप ही बोलिए। गुरुजी संदीप। जैसे गुरुजी आपने वो जी गुरुजी, जैसे गुरुजी आपने बताया कि गुरुजी जप गुरुजी 4 लाख जब तो क्या करें, 4 लाख जब हम कर दें?
नहीं गुरु जी, जैसे बताया कि गुरु जी आपको करना है, तो मतलब गुरु जी हमें लगा गुरु जी आपने स्वयं का निजी का है, तब गुरु जी इसलिए पूछे। अरे नहीं भाई, निजी का नहीं है। आपको घर मकान चाहिए, जमीन चाहिए, आपको बहुत प्रयास से जमीन नहीं मिल पा रही है, तो आप 4 लाख जप करिए। आप अपने लिए करिए, हमारे लिए तो माता रानी ने दे ही दिया है, अब क्या करेंगे और लेके। बार बार प्रयास करने के बाद भी किसी व्यक्ति को जमीन नहीं मिल पा रही है, तो वो अमुक उपाय कर सकता है, जिससे उसे ऐसा मिल सकता है। मे बी पॉसिबल, ये स्कंद पुराण में आया हुआ है, वह हमने आपको बता दिया। चलो, इतना तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो संदीप तैयार है। क्यों संदीप, मेरे लिए जब करना होगा तो तैयार रहोगे ना? गुरुदेव आधे गुरु जी संदीप को एरिया चलो आपको खड़ा बढ़िया, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? पवन पंडित जी सिलवासा, आप भी है लाइन में, बोलिए पवन जी। गुरु जी आज की अटेंडेंस मुझे चाहिए। आज की अटेंडेंस आपको मिल जाएगी। कक्षा के त्वरित बाद में आपको अटेंडेंस दूंगा, और आप त्वरित ग्रुप से, बिल्कुल आप लोगों को आज मैं आपको उस रोक से मुक्त करता हूं। आप आंख मूंद के रिमूव करने का काम करिए, और क्योंकि जो 10 लोग हमारे वेटिंग में है, उनको कक्षा में लेके उनको बताया जाए। जो लोग केवल फर्ज अदायगी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा संभाला जाए अब। जी ठीक, हाँ धन्यवाद। ठीक है पवन जी। श्रीधर त्रिपाठी जी, बोलिए भगवान। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे प्रभु। गुरु जी ये दूसरे की गुरु जी आवाज नहीं आ पा रही है भगवान आपकी। गुरु जी ये जो जप कर सकते हैं। जप ये चलिए, आप पवन से बात कर लीजिएगा मैसेज से। आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है, पवन बता देगा। पवन, नीरज कौशिक, राम कल्याण शर्मा, किसी से भी आप बात कर सकते जी हैं। जी पवन जी बोलिए। गुरु जी वो पूछ रहे हैं कि ये जब दूसरे के लिए भी कर सकते हैं या खुद के लिए ही कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरे के लिए, अरे भाई हम लोग कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा मिल गया तो उसके लिए 4 लाख का आप व्यवस्था कर लीजिए। 4 लाख रुपए नहीं, 4 लाख जप की व्यवस्था उसकी करवाइए, और माता रानी चाहेंगी तो उसके लिए भी यह लाभदायी सिद्ध होगा। देखो, किसी भी प्रयोग में, पूजा में, हमें भगवान के ऊपर, जो भी आपके इष्ट देव हो, उन इष्ट देव के ऊपर पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जिस भी देवता को आप मानते हैं, उस देवता के आप अपने किए हुए कार्य को उन देवताओं के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसका फल उसकी श्रद्धा के अनुसार भगवान स्वयं देंगे, जो भी आपके इष्ट है। और आप दूसरे के लिए, हम तो दूसरे के लिए ही सारा कार्य करते हैं, स्वयं के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी और बाकी की व्यवस्था। हम जितने भी बंधु यहाँ पे हैं, हम तो दूसरे के लिए ही, दूसरे की खुशी ही ढूंढते हैं, और दूसरे की खुशी में हमारा भी घर चलता रहता है। बस ये इसी कामना से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर आप दूसरे के लिए करिए, दूसरे के लिए जब करेंगे, आपका भी भला होगा और उसका भी भला होगा। और कोई प्रश्न? नहीं, एक सूचना हमारी तरफ से, बाकी पवन को जो कहना होगा वो कहेंगे। एक सूचना मेरी तरफ से, ये जो आपकी बेसिक कक्षा है, जो लोग भी इस बेसिक कक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो जब कक्षा में आगे जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे,
या 10-5 मिनट कक्षा में रह के बाहर निकल जाते हैं, उनका तारतम्य अगर व्यवस्थित नहीं होगा, व्यतिक्रम में होगा, तो वो आगे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और बाद में इन बातों को कोई बाद में आगे चल के पूछेगा तो मैं उसको बता नहीं पाऊंगा। इसलिए आप लोग 8:30 से 10 का पूरा समय आप लोग दीजिए, पूरा समय आप एक साथ में जुड़े रहिएगा। जो लोग वास्तु सच में सीखना चाहते हैं वो एक दिन भी कक्षा से अनुपस्थित न रहें। चलिए पवन जी, कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। पवन जी, नीरज जी, राम कल्याण जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं, आप सब लोग बोलिए, आपकी बातें कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा कर लीजिए आप लोग।